Hello class, welcome to this class number 1 of chapter 1 of science, class 9th, as per CBSE syllabus from NCERT book. Let me share the screen. So we shall be discussing in this session matter in our surroundings. So first of all, we will define what is matter. If you look around you, you will notice many things nearby. Like I have a water bottle on my table, then I have a lunch box, then I have a mobile phone, I have a laptop, then I have these bangles on my hands, the spectacles, the headphone. So you see, these are all what? These are the things which I can see in my near surroundings, close to me. मेरे आसपास जो हैं, ये उन कुछ चीज़ों के मैंने नाम बताए आपको. If you will look around you, आपके आसपास भी आपको कितनी n number of things दिखाई दे जाएंगी. तो what you will notice is that all these things which are present in the universe are made up of something. किसी ना किसी चीज की तो बनी है. ये प्लास्टिक की बनी बॉटल है, ये अगेन ये लंच बॉक्स प्लास्टिक का बना, ये मोबाइल फोन आप देखें, ये भी कितनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों का बना है. देन ये हेडफोन्स हैं, प्लास्टिक, फाइबर, वायर्स, एंड these bangles, they are made up of metals, metal alloy. Spectacles are made up of fiber, plastic, glass. So आप देखें, आप अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट they are made up of different materials. So this material with which the things in the universe are made up of is called as matter. Now, what are surroundings? What do we mean by surroundings? Now we will define surroundings for that. हमारा जो पास का वातावरण है, our nearby environment may be called as surroundings. I am repeating the words nearby environment. जो हमारे बिल्कुल आसपास का वातावरण है, जहाँ हम बैठे हुए हैं या जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम सो रहे हैं, जहाँ हम कुछ हॉबी क्लासेस कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं. तो इट कैन बी एनीवेयर, जहाँ कहीं भी हम हैं उसके आसपास का जो वातावरण है उसको सराउंडिंग्स कहते हैं. और हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं, जैसा मैंने अपनी टेबल के आसपास अपने आसपास 3-4 चीज़ों के नाम लिए. आप देखें, मेरे स्पेक्स, मेरा वाटर बॉटल, मेरा लंच बॉक्स, देन मेरा मोबाइल फ़ोन, राइट, देन माय बैंगल्स, माय स्पेक्टेकल्स. ये इन सब की देखिए यूनिक है शेप. मोबाइल कैसा है? रेक्टेंगुलर है. बॉटल की अपनी एक शेप है, राइट. देन ये आपका ये जो टिफिन बॉक्स है, फ्रंट से देखें रेक्टेंगुलर है, 3D डायमेंशंस हैं इसकी. देन स्पेक्स की अपनी शेप है. हेड बॉक्स, ये इसकी हेडफोन्स की अपनी शेप है, राइट. और जो मेरा टेबल है वो भी उसकी टॉप रेक्टेंगुलर है, चेयर की अपनी शेप है. तो आप देखिए सबकी शेप अपनी यूनिक होती. यूनिक माने अलग, अपनी ही तरह की शेप है सबकी. ऐसा नहीं है कि बॉटल, रेक्टेंगल, जो भी मेरे आसपास सामान है सबकी एक जैसी शेप हो, ऐसा नहीं है. अलग अलग शेप्स हैं, साइज भी अलग अलग है. कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बीच का साइज है.
और टेक्सचर की हम बात करें तो मेरे बैंगल्स में कहीं कहीं डिजाइन है तो वहां पर खुरदरा लगता है, रफ लगता है, और कहीं बिल्कुल बिना डिजाइन के है तो वो प्लेन लगता है। ऐसे ही आपका बॉटल का टच है या फोन का टच है या स्पेक्टेकल्स का टच है। तो टेक्सचर का मतलब होता है टच। शेप हम जानते हैं, डिफरेंट शेप्स, साइज भी हम समझते हैं। तो ये आप देखें कि जो कुछ 4-5 एग्जाम्पल मैंने अपनी सराउंडिंग के दिए, आप भी अपनी सराउंडिंग में नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे आपके आसपास पड़ी हुई सब चीज़ों की शेप अलग है, साइज अलग है, फील अलग है। ठीक है। तो और ये सारी की सारी एक किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई हैं, जिसको हमने सबसे पहले डिफाइन किया है, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। तो मैटर की अब हमें ये देखना पड़ेगा। हमने ये देखा कि हमारे जो नियर बाय सराउंडिंग्स हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी चीज़ की बनी होती हैं। तो अब बनी होती हैं तो उस वो मैटर कितनी तरह का, इतनी तरह की चीज़ें, हजारों तरह की चीज़ें घर में या हमारी सराउंडिंग में मिलती हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैटर है कितनी तरह का है, कितनी तरह के मैटर से चीज़ें बन सकती हैं जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं। तो देखिए 3 तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है मैटर की। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस करके आप बचपन से सुनते आए हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप देख रहे हैं मैटर, ये जो मैटर की 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक। आप जानते हैं फिजिक माने शरीर, शारीरिक रचना। शारीरिक रचना किस चीज से बना है, कैसा दिखता है शरीर में। शरीर में मतलब जो भी चीज है, बॉटल का शरीर कैसा दिख रहा है, ये इसका फोन का शरीर यानी फोन की बॉडी कैसी दिखती है, स्पेक्स की बॉडी कैसी दिखती है, बैंगल्स की बॉडी कैसी दिखती है, क्या वो सॉलिड दिखती है, क्या वो लिक्विड दिखती है, या क्या वो गैस दिखती है। तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए 3 तरह के मैटर के स्टेट्स होते हैं। दूसरा जो विभाजन हम करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वो बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज किया जाता है। रासायनिक उसके गुण क्या हैं किसी मैटर के। तो उसमें आपको पता ही है, ये हालांकि हमारे इस चैप्टर में, ये चैप्टर का विषय नहीं है बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बट आपको जानना जरूरी है कि मैटर को कितनी तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला हुआ उसकी संरचना के आधार पर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और दूसरा है उसकी रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट आप जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गए। और कंपाउंड माने जब एक से ज्यादा एलिमेंट मिक्सड हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से मिक्सचर में एलिमेंट्स भी होंगे, कंपाउंड्स भी होंगे। अगली जो तीसरी क्लासिफिकेशन है, ये बहुत पुराने समय की क्लासिफिकेशन है। एंशियंट टाइम्स में ग्रीक लोग भी और इंडियन लोग भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करते थे। आज भी आयुर्वेदा में इसको फॉलो किया जाता है। आपने सुना होगा पंचतत्व। पंचतत्व मतलब 5 तत्व। तत्व माने एलिमेंट्स। तो ये मान के चलते हैं कि जो कोई भी मैटर है वो डिपेंड करता है कि उसकी कंपोजिशन बेस्ड ये क्लासिफिकेशन देता है कि ये जो मैटर है ये किस किस तत्व से बना है। क्या ये वायु तत्व से बना है जिसको हम इंग्लिश में एयर बोलते हैं, क्या ये जल तत्व से बना है जिसे हम इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, क्या ये आकाश तत्व से बना है जिसे हम स्काई बोलते हैं, क्या ये अग्नि तत्व से बना है जिसे हम फायर बोलते हैं, और क्या ये पृथ्वी तत्व से बना है जिसे हम अर्थ बोलते हैं, या फिर इनमें से, इन पांचों में से किसी किसी तत्व के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है। तो ये तो आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन है और एंशियंट टाइम्स में फॉलो होती थी, आज भी फॉलो की जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के डिस्कशन पर वापस। हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर को जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका सेक्शन 1, 1.1 और 1.2 हम पढ़ रहे हैं अभी इस सेशन में। तो उसमें हमारा फोकस रहेगा ऑन फिजिकल। आप फर्स्ट पे चले जाएं, फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी इस सेशन में हम जो है मैटर को इन 3 स्टेट्स की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल नेचर, आप फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो फिजिकल नेचर हमें पता, अब हम ये जानना चाहेंगे इन तीनों की फिजिकल नेचर क्या है। एक तो हमने कहा कि जैसे बॉटल देखने में इसकी बॉडी, इसका शरीर कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, राइट, वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो वाटर की बॉडी, अंदर वाटर का भी शरीर है और बॉटल का भी सॉलिड शरीर है। तो इन सबके लेकिन शरीर में फर्दर जो है जो कंपोजिशन है, जो संरचना है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैसे अब जो मैटर की अगर हम बात करें, पार्टिकल्स को, तो ये सबसे पहले तो हमें हम ये समझें कि मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जो कि रेत जैसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और उन सारे पार्टिकल्स में बहुत जगह होती है, स्पेस होता है। अब आप के मन में प्रश्न उठना चाहिए, भाई ये रेत जैसे पार्टिकल्स मैम ने बोला, और ये बोला इनके बीच में जगह होती है, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए बहुत सिंपल है। आपको कभी चोट लगी हो तो आपने देखा होगा पानी में डेटॉल घोल के फटाफट से आपका हाथ क्लीन करते हैं, घर में फर्स्ट एड देती है मम्मी। तो डेटॉल या एक लाल दवाई के नाम से आता है, उसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। उसका एक क्रिस्टल भी गिर जाता है तो बाथरूम में से उसका कलर निकालना निकालना मुश्किल हो जाता है। सॉल्ट, शुगर, हम शिकंजी पीते हैं तो उसमें चीनी और नमक घोला जाता है, जो घोलते हैं ना हम। तो आप देखिए, आप बेसिकली आप इसको अगर ऐसे यूं भी देख सकते हैं कि जो एक चम्मच में चीनी और नमक डाल के पहले वो डाल दो ग्लास में, उसमें अगर आप धीरे धीरे पानी डालो तो धीरे धीरे देखो पानी, वो नमक और चीनी दिखता ही नहीं है, पानी पानी ग्लास में दिखता है। शिकंजी के लिए जो शुगर सिरप विद नमक तैयार हो जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा तभी पॉसिबल हुआ जब नमक और चीनी के पार्टिकल्स के बीच में जगह होगी। जैसे कि हम पिक्चर, मान लीजिए कहीं बहुत भीड़ है, हम क्या करते हैं, बीच में से भीड़ में जगह बनानी होती है तो स्पेस बनाते हैं, आगे वाले पैसेंजर्स को बोलते हैं बस में ट्रेन में जरा हट जाइए, साइड दीजिए, साइड दीजिए। तो हम यहाँ पर पार्टिकल्स को ये नहीं कहना पड़ता साइड दीजिए, पार्टिकल्स तो बना बनाया स्पेस ऑलरेडी होता है, स्पेस होता है उनके अंदर, तो स्पेस के अंदर वो घुस जाते हैं। तो जब वो उसके अंदर घुस जाते हैं तो धीरे धीरे उसको डिसॉल्व कर देते हैं, उसको घोल देते हैं, उसका घोल तैयार हो जाता है। तो जो पार्टिकल्स, देखिए दो बात, जब कोई सोल्यूशन बनता है तो दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलायक माने सॉल्वेंट और विलेय माने सॉल्यूट, यानी जो घुल जाए वो सॉल्यूट है, जो घोले वो सॉल्वेंट है, राइट। तो शिकंजी जब हम बनाते हैं तो पानी में घोला जाता है तो वो सॉल्वेंट है। और कौन क्या घुलता है? नींबू का रस, चीनी और नमक और काली मिर्च, राइट। ये सारे क्योंकि घुल रहे हैं, ये क्या है? सॉल्यूट मैटर है। तो ये जो अल्टीमेटली जब हम पीते हैं तो हम देखते हैं कि ये सबका मिलके फर्स्ट क्लास सा सोल्यूशन तैयार हो जाता है, छान के हम देते हैं तो वो पानी जैसा ही दिखता है, बस थोड़ा सा उसका कलर चेंज होता है चीनी के का, हल्का सा। अगर चीनी येलो कलर होगी तो कलर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ना आपको चीनी अलग दिखती है ना आपको उसमें नमक दिखता है, ठीक है। तो यानी कि सॉल्यूशन बन गया। तो ये सॉल्यूशन क्यों कर बन पाया? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह थी, चीनी के अलग अलग दानों के बीच में जगह थी, या पानी के, या हम ये कहें कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जगह थी तभी तो चीनी अंदर घुस पाई या नमक अंदर घुस पाया। और ये तो हुआ इनका जो फिजिकल, जो हमारी मैटर की जो बॉडी है उसकी शारीरिक संरचना की हम बात कर रहे हैं, कि उसमें सबसे पहला हमने कहा कि इनमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और फिर पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, ठीक है। और साइज पार्टिकल्स का कितना छोटा होता है, कैन यू इमेजिन कितना छोटा होता है? इतना छोटा होता है कि हम इमेजिन कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। होली पे रंग आपने देखे हैं ना, अगर होली का रंग आप बाल्टी में एक में डालते हैं तो उस पानी, मान लीजिए डिब्बी खत्म, हम क्या करते हैं, डिब्बी खत्म हो गई, डिब्बी के अंदर पानी डालते हैं, फिर बाल्टी में डालते हैं, उसमें से देखो आपको जो खाली हो चुकी डिब्बी में भी आप बार बार पानी डालते हैं, आप हैरान होते हैं कि वो कलर का गाढ़ापन कम होता जाता है, वो कम गाढ़ा कलर आता है पानी में, लेकिन कलर आता है। तो ऐसा कैसे होता है? डिटेक्टेबल होता है, ये दिखता है कि ये पानी कलर्ड है, बिल्कुल हल्का सा भी रह जाए तभी डिटेक्टेबल का मतलब है जिसको पहचाना जा सके कि ये रंगीन पानी है,
ठीक है। तो जब हम कहते हैं, जब हम पानी, चाहे वो कलर्ड हो, चाहे रंगीन पानी हो, चाहे वो खुशबूदार पानी हो, जैसे कि रूह अफ़ज़ा, राइट, इनको अगर हम बार बार डाइल्यूट करें, बार बार डाइल्यूट करें, मान लीजिए मैंने 1 गिलास रूह अफ़ज़ा बनाया, 1 गिलास, तो रूह अफ़ज़ा कलर्ड भी है, उसमें सारे एग्जाम्पल आ गए, कलर का भी आ गया, फ्लेवर का भी आ गया। अब मैंने उसी 1 गिलास में से, किसी बुजुर्ग ने कहा अरे मैं इतनी चीनी नहीं पीता, तो मैंने क्या किया, उस 1 गिलास में से आधा गिलास लिया, आधा गिलास पानी मिलाया, तो अब उसमें क्या होगा, फ्लेवर थोड़ा कम हो गया होगा, चीनी थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन फ्लेवर भी होगा, मीठा भी होगा। ठीक है। तो उसका कलर भी होगा। तो मैं इसको जितना डाइल्यूट करती जाऊंगी रूह अफ़ज़ा के ग्लास को, तो उसका रंग कम और फीका पड़ता चला जाएगा, उसकी खुशबू फीकी पड़ती चली जाएगी, लेकिन गायब नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज इतना छोटा होता है कि उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमने इस बात का कौन से एग्जाम्पल लिए, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम किसी खुशबूदार पानी के घोल, पानी में किसी खुशबू के घोल को, या पानी में किसी रंगीन घोल को जो बनाते हैं और फिर उसको डाइल्यूट करते चले जाते हैं, तो वो फीका जरूर हो जाता है, लेकिन गायब नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन नंबर 1.2 की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मैं, मान लीजिए मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हो, तो आप क्या बताएंगे? जी, हमने अभी एक वीडियो सुना, डॉक्टर नीलम महाजन का नाम है, वो स्पेक्स पहनती हैं, बाल बांधती हैं, और उन्होंने साइंस, अभी तो आप मेरे बारे में इतना ही जानते हैं, ठीक है, वो उन्होंने ये इस पे लेक्चर दिया। अगर लेकिन और कोई करेक्ट, अभी आप मुझे सिर्फ बॉडी फीचर से पहचान सकते हैं, ठीक है। आप ये किसी को ये बताएंगे आंखें छोटी छोटी हैं, मतलब इस तरह के कोई भी फीचर्स आप पकड़ लेते हैं, हम सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हमें लोग पहचानते हैं। ये तो उसकी आवाज़ मीठी है, उसकी आवाज़ हार्श है, कद छोटा है, कद लंबा है, ठीक है ना। ऐसे ही मैटर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। मैटर पार्टिकल्स के बीच में काफी जगह होती है, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया जब हमने फिजिकल नेचर, शारीरिक संरचना की बात की, मैटर की शारीरिक संरचना की बात की। अब ये विशेषताओं की जब हम बात करेंगे उसमें वो दोबारा से उनका जिक्र होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में काफी जगह होती है। और इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? कोई भी सोल्यूट ले लें, कोई भी घुलने वाली वस्तु ले लें, जैसे कि चीनी, नमक, डिटॉल, पोटेशियम परमंगनेट या लाल दवाई, और उसको पानी में घोल दें, तो ये इसका उदाहरण है कि ये इस बात को सिद्ध करता है कि मैटर पार्टिकल्स के बीच में काफी जगह होती है, काफी जगह होती है। इसीलिए तो जो नमक है, चीनी है, डिटॉल है या लाल दवाई है, ये सारे जो सल्यूट हैं, इनके पार्टिकल्स उस जगह के अंदर चले जाते हैं, इसीलिए उनका सोल्यूशन बन जाता है, उनका घोल बन जाता है। ठीक है। दूसरा मैटर की विशेषता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज वो इतना छोटा है कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि उनकी कल्पना करना कठिन है, बस उसको हम कैसे जान सकते हैं? हम जान सकते हैं किसी खुशबूदार या किसी रंगीन पानी के घोल को बार बार डाइल्यूट करके भी वो खुशबू या रंग नहीं जाता। ये इस बात को सिद्ध करता है कि पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है। तीसरा जो फीचर है, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का, कि एक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो जिससे वो आपस में बंधे रहते हैं। जैसे ये बॉटल बॉटल जैसे क्यों दिखती है? क्योंकि इसके जो प्लास्टिक है, इसके सारे पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए हैं एक दूसरे से, जो उनको एक दूसरे से अलग नहीं होने देता, वो एक है। ठीक है। और ये जो ताकत है, ये जो फोर्स है, ये अलग अलग मैटर में अलग अलग तरह की होती है। ठीक है। आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? आपको कक्षा में, आपके स्कूल में आपके आचार्य जी ने, टीचर जी ने ये
सिद्ध करके बताया होगा आपको। एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी आपको 3 एक्टिविटीज लिखी गई हैं जो आपने अपनी क्लास में आई एम श्योर करके देखी होंगी, नहीं तो घर में भी आप करके देख सकते हैं। एक कील को आप हथौड़ी लेकर मारते जाओ हथौड़ी, और तोड़ने की कोशिश करो। टूटता है कील? नहीं, मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। और एक चौक का टुकड़ा लो, उसको चाकू से काटने की कोशिश करो, कट जाएगा? कट जाएगा? चौक कट जाएगा? हाँ, काट सकते हो आप। और रबर बैंड को अगर आप तोड़ना चाहें बाय स्ट्रेचिंग, एक रबर बैंड है, जैसे मैं दिखा तो ये रबर बैंड हम ले, इसको मैं स्ट्रेच करूं, स्ट्रेच करके, तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटता, अनलेस कि मैं बिल्कुल इसको हटा के ये मेरे मुंह पे लग जाएगा, इसलिए मैं तोड़ नहीं रही। अपने क्लासरूम में तो 2 कीलों के ऊपर इसको लगा के इधर से खींचते हैं ताकि आपकी बॉडी पे ना लगे। तो इसको आप जोर से खींचते हैं तो आपको पता है सर में हम कई बार लपेटने लगते हैं, इसको ज्यादा लपेटे दे देते हैं तो फिर ये टूट जाता है, क्योंकि ताकत इसके ऊपर ज्यादा लग गई। अदरवाइज आसानी से नहीं टूटता। इन तीनों में से कोई भी चीज जो है आसानी से नहीं टूटेगी। कारण क्या है? कारण और अगर मतलब जो थोड़ी बहुत इसमें डिफॉर्मेशन होगी भी, ऐसा नहीं है कि इतनी हम ताकत लगाते हैं तो इनके अंदर पार्टिकल्स को कुछ होता नहीं है। थोड़े बहुत पार्टिकल्स डिफॉर्म होते हैं, वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं जैसे ही हम उस फोर्स को हटाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके अंदर आपस में इतनी मजबूती से ये जुड़े होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी तगड़ी होती है कि उसको तोड़ना आसान नहीं होता। फिर अगला फीचर है कि ये लगातार मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और जो भी चीज मूव करती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी के कारण ये लगातार घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है। और जब ये घूमते हैं तो ये क्या, ये आपस में ही मिक्स होते रहते हैं, घूमते रहेंगे पार्टिकल्स। ठीक है। ये जो पार्टिकल्स, कौन, या अब हम आ गए हैं मैटर के अगले करेक्टरिस्टिक पे, जिसमें कि उसका इंटरमिक्सिंग एक नाम का फिनोमिना, जिसको डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जिन भी मैटर में, जिस मैटर की स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जनरली तो तीनों स्टेट्स में पार्टिकल्स मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, लेकिन सॉलिड में ऐसा दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के बीच में पार्टिकल में गैप कम होता है, तो वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, ऐसे टन वापस आ गया, टन वापस आ गया। बस जैसे पेंडुलम मोशन आपने पढ़ी होगी 11th-12th में, जस्ट लाइक पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन जो इनकी, उसके उसके आसपास घूम के वापस अपनी पोजीशन पे रहते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस में तो कंपैरेटिवली मूवमेंट होती है, तेज होती है। तो ये क्या, जो लिक्विड और गैसेस होती हैं ये इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप ही। अगर थोड़े टाइम तक इनको पड़े रहे, मान लो मैं एक लिक्विड ले लूं, उसमें मैंने शहद की एक बूंद डाली और उसको साइड में रख दिया, छेड़ू ना, तो कुछ देर बाद वो शहद अलग से नहीं दिखेगा। शुरू शुरू में तो शहद अलग से दिखेगा, बाद में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप ही इंटरमिक्स हो गए। कैसे इंटरमिक्स हो गए? क्योंकि वो लगातार मूवमेंट है, पानी भी मूव कर रहा है और शहद के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। ठीक है। मूव करते करते धीरे 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 इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है। और इंटरमिक्सिंग जो होती है इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। डिफ्यूजन कहते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट नीला थोथा, इसको आप ठंडे पानी में घोलें या नीली शाही या लाल इंक की एक बूंद डालें पानी में और उसको छेड़ें ना, या एक बूंद शहद गिरा दें ठंडे पानी में, तो इनको पड़ा रहने दो, 2-3 घंटे बाद आप देखो इंक जिसमें एक ड्रॉप डाली थी वो पूरा पानी कलर्ड हो जाएगा, जिसमें शहद डाला था वो पूरा पानी मीठा हो जाएगा। ठीक है। और अगर नीला थोथा डाला तो पूरा पानी नीला हो जाएगा। राइट। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है डिफ्यूजन सॉलिड के। और मतलब तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफ्यूजन होता है। इसीलिए जो ठंडा सॉलिड, जब ठंडे होते हैं, जब कोई चीज मतलब इसी टेम्परेचर जब कम होता है तो पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव नहीं करते, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन जब उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पार्टिकल्स भी बड़ी तेजी से मूव करने लग जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मूवमेंट बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गई तो डिफ्यूजन बढ़ गया। डिफ्यूजन क्या है? अपने आप उनकी मिक्सिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी ये दो कोई स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं गर्म कर दिए जाते हैं तो उनका डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है हीटिंग में। आपको आपने देखा जब गर्म खाना बन रहा होता है, कहते हैं ना ताजा खाना बन रहा है खा लो, उसका रीजन है आपके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होंगे। क्योंकि जो हवा में खाने का की खुशबू, जैसे ही वो खाना गर्म हुआ उसके जो इवन रोटी के जो पार्टिकल्स हैं जो कि अपने अंदर ही मूव कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स के आसपास घूमने वाली जो हवा है वो गर्म होगी और पार्टिकल्स की खुशबू को उठा के धीरे पूरे कमरे की हवा में फैला देगी। तभी कहीं किसी के घर में ताजी सब्जी का छौंक लग रहा होता है, रोटी बन रही होती है, हमें कितनी जल्दी हमें करता है अरे किसी के घर से हलवे की खुशबू आ रही है, हलवा खाने का मन कर रहा है। ये कैसे होता है? ये डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन से दूसरे के घर से हमें खुशबू आ जाती है, और क्योंकि टेम्परेचर बड़ा गर्म गर्म चीज बन रही है तो वो हवा में मिक्स हो गए, पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज हुई और वो हवा में मिलकर दूसरे के घर में भी पहुंच जाती है हवा। इसीलिए जो अगरबत्तियां जब हमारे मंदिर में ठंडी पड़ी होती हैं तो उनके बिल्कुल पास जाके ऐसे सूंघे तो उनकी खुशबू आती है, लेकिन बहुत ही पास जाना पड़ता है। और लेकिन अगर हम उसको अगरबत्ती को जलाते हैं तो हम मान लो ग्राउंड फ्लोर पे जलाएं तो फर्स्ट फ्लोर पे भी खुशबू आ जाती है। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस बड़े ही ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, मैटर के इस बड़ी ही सुंदर विशेष गुण के कारण, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ओके, तो अब अभी हमने टू कंक्लूड, अब हम कंक्लूजन निकालेंगे। अभी हमने आज के सेशन में जो सेक्शन 1 से लेकर 1.2 का डिस्कशन किया, उसमें टू कंक्लूड हम कह सकते हैं कि जो मैटर है या द्रव्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और तीसरा, जो पार्टिकल्स होते हैं द्रव्य के, जो अणु जो भी आप कहें, वो उनके बीच में एक बल होता है, आकर्षण बल होता है, जो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स में बीच का बिच्छू, और गैसेस में मिनिमम होता है। ठीक है, सबसे कम। दोबारा ध्यान दीजिए, सॉलिड्स में जो फोर्स है, जो बल है आकर्षण का, आपस में जो आकर्षण है पार्टिकल्स का, वो ज्यादा, सबसे ज्यादा। लिक्विड्स में ऐसे थोड़ा कम, और गैसेस में तो बिल्कुल ही बहुत ही ना के बराबर फोर्स होती है। और फिर हमने ये भी जाना कि जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, वो और साथ ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों के दोनों सॉलिड में मिनिमम होते हैं। सॉलिड्स में सबसे कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए वो सबसे कम मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। मैंने कहा ना, सिर्फ पेंडुलम टाइप मोशन कर सकते हैं, बाकी वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। तो वो डिसिप्लिन में रहते हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होती है, स्पेस भी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम। ठीक है, लिक्विड में बीच की स्थिति होती है, स्पेस भी बीच का होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बीच की होती है। और गैसेस में जो स्पेस होता है सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो ज्यादा उछल कूद करेगा वही यहाँ वहां भाग सकता है। ठीक है ना, यानी भागने का मतलब है सबसे ज्यादा डिफ्यूजन में रोल किसका होता है? गैसेस का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और स्पेस मैक्सिमम होता है, ये कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं। इसीलिए इनके बीच में कोई मान लो किसी लिक्विड के पार्टिकल आए, वो भी घुस जाएंगे, मिक्सिंग हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, और हमें खुशबुएं आ जाती हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है सॉलिड्स में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में, अनुशासन में है, सबसे ज्यादा पास पास, यूं पास पास है। और लिक्विड्स में ऐसे पास पास है, गैसेस में बहुत दूर दूर, कोई यहाँ कोई वहां। तो हम कहते हैं पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है सॉलिड्स में सबसे ज्यादा ऑर्डर में है, गैसेस में बिल्कुल डिसऑर्डर्ड है। इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स एट रैंडम, रैंडम माने अभी ईस्ट, अभी वेस्ट, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, कहीं भी कोई पक्का नहीं है किधर जाएंगे। और जो लिक्विड्स हैं उनमें थोड़ी बीच की सी अरेंजमेंट होती है, इसीलिए लिक्विड्स का ये पता होता है कि लेयर्स,
लिक्विड लेयर्स में मूव करता है। अगर मैंने लहरें होती हैं, लहरों में हम छपाक छपाक पैर मारें तो वो देखे ना डायरेक्शन बदल जाती है। चप्पू, इसीलिए जब पतवार से हम खेते हैं नाव को तो आप देखें तभी नाव एक डायरेक्शन में चल पाती है, क्योंकि लिक्विड्स में इंटरमीडिएट पार्टिकल्स की का ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट का, और वो लेयर्स में मूव कर सकते हैं। सो विद दैट वी I will stop sharing the screen. I'm sure all the concepts that we took up today are very much clear to you in your mind. And so I will stop sharing the screen. So see you in the next session to discuss the other sections of chapter 1, matter in our surroundings. Till then, all the best. Happy learning. Namaste.